गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम वर्कशीट नंबर 68 करने जा रहे हैं। ये आपके सोशल साइंस के हिस्ट्री से आया हुआ है और आपकी क्लास 10th है और आज की डेट है 22/12/2020। आज की जो वर्कशीट आई है वो आपके हिस्ट्री के चैप्टर 1 से आई है, यूरोप में राष्ट्रीयवाद, नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है, ये आपकी रिवीजन वर्कशीट है। तो चलिए हम लोग रिवीजन करते हैं और जो भी आपके क्वेश्चंस आए हैं उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए बदलावों को ख़त्म करना किस संधि का उद्देश्य था? ठीक है, नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए बदलावों को ख़त्म करना किस संधि का उद्देश्य था? तो वियना संधि जो 1850 में लाई गई थी। कौन सी संधि? वियना संधि। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। किसने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाती है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, किसने कहा था जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाती है? मतलब कहने का मतलब ये था कि जब फ्रांस में कुछ होता है तो पूरे यूरोप में ही कुछ ना कुछ होने लगता है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन 2 का आंसर हो जाएगा। मेटरनिख, ये ऑस्ट्रेलिया के चांसलर थे। ठीक है, तो मेटरनिख। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, किस संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी? तो ये हो जाएगा कॉन्स्टेंटिनोपल संधि। कौन सी संधि? कॉन्स्टेंटिनोपल संधि। ये 1832 में आई थी और इसे कुस्तुनतुनिया संधि भी कहा जाता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। गैरिबाल्डी ने लाल कुर्ती नामक सेना तैयार की थी। ठीक है, तो ये बिल्कुल ये आपको इसमें बताना सत्य है या असत्य है। तो ये बिल्कुल सत्य है। गैरिबाल्डी ने लाल कुर्ती नामक सेना तैयार की थी, तो ये बिल्कुल सत्य है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, नीचे दिए गए प्रश्न में दो कथन दिए गए हैं, एक संकल्पना सा और दूसरा कारण का। कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। संकल्पना क्या है? 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का जनतंत्र और क्रांति से अलगाव होने लगा। ठीक है, कारण क्या है? राष्ट्रवादी भावनाएं मध्य वर्ग में काफ़ी तीव्र गति से विकसित हो रही थी। ठीक है, तो यहाँ हमने संकल्पना देखा कि 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का जनतंत्र और क्रांति से अलगाव होने लगा। बिल्कुल सही है। और राष्ट्रवादी भावनाएं मध्य वर्ग में काफ़ी तीव्र, जो मिडिल क्लास के लोग थे उसमें काफ़ी तेज़ी से डेवलप किया था राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म। तो ये कारण और संकल्पना और कारण दोनों ही सही है। तो आपका उत्तर होगा संकल्पना सा एवं कारण दोनों सही हैं। एवं कारण संकल्पना सही व्याख्या है, तो उत्तर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। रेखांकित शब्दों को सही करके वाक्य को लिखिए। ठीक है, वाक्य क्या है? कावूर को जर्मनी का बिस्मार्क समझा जाता है। तो ये यहाँ पे वाक्य सही नहीं है, इसे हमें सही करना होगा। क्या होगा? यहाँ पे होगा कावूर को इटली का बिस्मार्क समझा जाता है। यहाँ जर्मनी की जगह क्या आ जाएगा? इटली आ जाएगा। ठीक है, क्या लिखना है आपको यहाँ पे? इटली। कावूर को इटली का क्या माना जाता है? बिस्मार्क माना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है सही मिलान की पहचान कीजिए। ठीक है, तो पहला है बिस्मार्क, दूसरा है मेल्सिनी, कवर, मेटरनिख। तो आपको सही मिलान करना है। तो आपको पता है जो बिस्मार्क था वो कहाँ का था? जर्मनी का था। तो बिस्मार्क को जर्मनी से मिला देंगे। जो कावूर अभी हमने किया, कावूर जो है वो कहाँ का है? इटली का है। तो कावूर का मिलान किससे हो जाएगा? इटली से हो जाएगा। ठीक है, बिस्मार्क का मिलान जर्मनी से हो जाएगा। कावूर यहाँ मैं मिला देती हूँ। बिस्मार्क जो है वो किससे होगा? इटली से हो जाएगा। उसके बाद अभी मैंने आपको बताया कावूर जो है वो किससे होगा? इटली से होगा। तो कावूर जो है वो आप इटली से मिला देंगे। उसके बाद है मैथ्सिनी। मैथ्सिनी जो है ये भी इटली का ही है।
मैथ्सिनी को इटली के बारे में कहा जाता है कि ये इटली का धड़कता दिल कहा जाता है मैथ्सिनी को। तो इसमें तो इटली ऑप्शन है नहीं, तो मैथ्सिनी के लिए आपको इटली पे ही लगाना पड़ेगा, मार्क करना पड़ेगा, ठीक है। और जो डी है मेटरनिक, ये बिल्कुल सही है, ये ऑस्ट्रेलिया के थे, ठीक है। तो हमने मिलान कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इटली के एकांकृत के विषय में संबंधित नहीं है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ए में सारे कथन पढ़ने के बाद हमें ये लगता है कि जो डी है वो सही संबंधित नहीं है। ऑटो वन बिस्मार्क इटली को एकांतरिक का सूत्रधार था, ठीक है, तो ये सही नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्नलिखित चित्र की पहचान कीजिए। तो ये चित्र आपके हिस्ट्री के बुक में भी बनी हुई है और आपने बहुत बार इसे देखा होगा, तो आप इसे देख लीजिए। ये किसकी चित्र है? ये जर्मेनिया की चित्र है, ठीक है। चित्रकार कौन थे इसके? चित्रकार ने जर्मेनिया को इस चित्र के चित्रकार हैं इसके फिलिप वेट, और 1848 में इन्होंने बनाया था और इसको एक सूती झंडे पर बनाया था ताकि इसे सेंट पॉल चर्च के ऊपर लटकाया जा सके, ठीक है। तो ये जो चित्र है वो किसकी है? जर्मेनिया की है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। डैश ने जर्मनी के एकांकृत के लिए रक्त तथा लौह की नीति अपनाई थी। तो क्या होगा? यह पहले भी बता चुकी हूँ मैं, बिस्मार्क। क्या होगा यहाँ पे? बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के लिए रक्त तथा लौह की नीति अपनाई थी। तो बेटा ये आपका वर्कशीट कंप्लीट हो गया, वर्कशीट नंबर 68। और ये जो चैप्टर आपका आया है बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो और मैंने देखा है कि ज़्यादातर जो आपके क्वेश्चन आते हैं वो आपके सपोर्ट मटेरियल से आता है। तो आप अपने सपोर्ट मटेरियल को लगातार पढ़ते रहिए, उसमें जो जो क्वेश्चंस आए हैं वो सारे कीजिए और बुक पढ़ने की आदत डालिए। बुक पढ़ा कीजिए, जिससे आपको और जो भी डाउट हैं वो क्लियर होगा। बाकी आपके जो डाउट हैं वो जूम क्लास में आप मुझसे पूछ सकते हो। चलिए ठीक है, अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।